हेलो टू ऑल, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे से होंगे और अपनी बीपीएससी की जो तैयारी है वो बहुत अच्छे तरीके से ले जा रहे होंगे। समय कम है लेकिन घबराने की बात नहीं है, क्योंकि आप लोग अपनी तैयारी लगातार कर रहे हैं। मैंने हमेशा कहा है कि कोशिश कीजिए कि स्ट्रेस फ्री रहिए, और स्ट्रेस फ्री होकर के जब आप कोई काम करते हैं तो उसका फल भी बहुत अच्छा होता है। तो स्टूडेंट्स, आप लोग घबराए नहीं और कोशिश करें कि यहाँ पर आप लोग, जहाँ पर नचिकेत गुरुकुलम है, यहाँ पर आप लोग को बीपीएससी की फ्री क्लासेस दी जा रही हैं। तो बिना सोचे हुए इस क्लासेस को ज्वाइन कीजिए। यहाँ पर बहुत सारी क्लासेस चल रही हैं, कोशिश कीजिए उन्हें भी देखने की। और मैं शाइस्ता यहाँ पर आप सभी को हिस्ट्री की क्लासेस दे रही हूँ, खासकर मॉडर्न इंडिया की। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि बीपीएससी के प्री में मॉडर्न इंडिया से जो है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और अगर हम बात करें राष्ट्रीय आंदोलन से तो उससे तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कोशिश कीजिए कि मेरी क्लास को आप लोग स्किप ना करें। और यहाँ पर मैं एक एक घटना, जो महत्वपूर्ण घटना है राष्ट्रीय आंदोलन की, उन सभी घटनाओं पर हम डिस्कशन कर रहे हैं और साथ ही उसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स भी जान रहे हैं। तो बिना विलंब किए हुए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास इस तरह की वीडियोस आती रहे। और आज जो आपका टॉपिक है यह राष्ट्रीय आंदोलन का तृतीय चरण है। तृतीय चरण में हमने लास्ट अपनी क्लास में देखा था कि किस तरह से गांधी इरविन समझौता होता है, जी के प्रतिनिधि बनकर के कैसे वह कहाँ जाते हैं, वह लंदन जाते हैं। लेकिन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सांप्रदायिक मामलों को लेकर के जो है, दलितों के पृथक निर्वाचन की व्यवस्था को लेकर के गांधी जी और ब्रिटिश के बीच में जो है बात नहीं बनती है, और एक तरह से द्वितीय जो गोलमेज सम्मेलन था वह असफल होता है। गांधी जी दोबारा भारत आते हैं, और भारत आने के बाद गांधी जी ने जो है उसके बाद कोशिश क्या की, उन्होंने कोशिश की कि वायसराय से बात की जाए, लेकिन फिर उन्होंने क्या किया स्टूडेंट, उनकी बात नहीं सुनी गई, तो उन्होंने द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। और जैसा कि मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया था कि द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन से ये क्लास शुरू होगी, तो आज हम पूरे डिटेल में जानेंगे कि द्वितीय सविनय अवज्ञा यानी कि पहला चरण तो हम देखते हैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से पहले होता है, दूसरा चरण जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद गांधी जी शुरू करते हैं। लेकिन किन कारणों की वजह से उन्हें आंदोलन को वापस लेना पड़ा, और 1940 तक की महत्वपूर्ण घटनाएं क्या होती हैं राष्ट्रीय आंदोलन के क्रम में, उन सभी को हम लोग विस्तार से इस वीडियो में जानेंगे। तो कोशिश कीजिए कि वीडियो को स्किप ना करें और शुरू से लेकर के आखिरी तक इस वीडियो को आप लोग देखें। आज आप सोच रहे होंगे कि मैंने जो ये आपकी पीपीटी है उसमें गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की तस्वीर लगी है, क्योंकि इस समय हम देखते हैं ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा हो जाता है, और गांधी जी कहीं ना कहीं से राष्ट्रीय आंदोलन के मुद्दों के साथ ही वह जो है दलितों के मुद्दों से भी जुड़ जाते हैं। तो इसीलिए ये जो है एक इम्पॉर्टेंट टाइम था इस जो टाइम पीरियड में है, और इसीलिए मैंने ये फोटो भी लगाई है। चलिए पहले क्लास के बारे में हम समझ लेते हैं कि आज की क्लास में जो है आपके लिए मैं क्या क्या पढ़ाऊंगी। तो आपको जैसा दिख रहा होगा स्क्रीन पर, राष्ट्रीय आंदोलन के तृतीय चरण की बात कर रहे हैं, क्योंकि इससे पूर्व के चरण की पूरी घटनाएं हम लोगों ने पढ़ ली है, तो जाहिर सी बात है कि हम लोग कहाँ जाएंगे, आगे जाएंगे। तो हम देखते हैं स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे कि द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है आपका, वह कैसे शुरू होता है, क्या होता है उसमें। और क्योंकि पहला चरण तो हम लोगों ने देख लिया था जैसा कि मैंने आपको बताया, तो आज हम देखेंगे कि गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से आने के बाद गांधी जी ने कैसे उसे शुरू किया। फिर एक बहुत ही बड़ा मुद्दा था सांप्रदायिक पंचायत, आप लोगों ने सुना होगा कॉमनल अवार्ड के बारे में, कॉमनल अवार्ड भी इसे कहते हैं, इसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा। तो आज कॉमनल अवार्ड के बारे में बताऊंगी मैं आपको कि कॉमनल अवार्ड क्या था, उसका इंटेंशन क्या था ब्रिटिश गवर्नमेंट को भारत के तरफ इस प्रस्ताव को रखने का, और किस तरह से पूना समझौता के द्वारा जो ब्रिटिश गवर्नमेंट चाह रही थी कि फूट डाला जाए वो उसे जो है नाकाम कर दिया गया। तो हम लोग इसके साथ पूना समझौता भी पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे स्टूडेंट द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है उसका स्थगन हो जाता है, यानी उसको समाप्त किया जाता है। क्यों किया था, उन कारणों के बारे में हम बात करेंगे। इसके साथ ही हम देखते हैं कि जब इस दौरान गांधी जी जो है उनके राष्ट्रीय मुद्दों में एक बड़ा मुद्दा यह भी हो जाता है कि हरिजन उत्थान, क्योंकि कहीं ना कहीं से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन या फिर सांप्रदायिक पंचायत या फिर पूना पैक्ट, इन सभी मुद्दों में जो एक चीज शामिल थी वह यह था कि भारत में दलितों के साथ जो खराब व्यवहार हो रहा था उसको ही लेकर के क्या था, मामला बहुत खराब था यहाँ पर, और गांधी जी ने अपनी तरफ से क्या कोशिश की इसे सुधारने के लिए, उन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। फिर हम देखेंगे स्टूडेंट तृतीय गोलमेज सम्मेलन के बारे में,
और इसके साथ ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अधिनियम है, वह है भारत सरकार अधिनियम 1935। उसके बारे में भी जो है हम लोग इस क्लास में विस्तार से बात करेंगे कि इसके मुख्य प्रावधान क्या थे। और उसके साथ ही प्रांतीय चुनाव होते हैं, क्योंकि भारत सरकार अधिनियम 1935 में था कि प्रांतीय चुनाव कराया जाए। और उसके बाद मंत्रिमंडल का गठन होता है, तो कैसे होता है, क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आपके एग्जाम के पर्पज से आ सकती हैं, उन सभी चीजों को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने सुना होगा कि जब कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया था, तो उसके बाद जो है इन लोगों ने मुक्ति दिवस मनाई थी, मोहम्मद अली जिन्ना ने और अंबेडकर जी ने भी मुक्ति दिवस मनाया था, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। फिर कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन जो है वह क्यों होता है, द्वितीय विश्व युद्ध और राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में बात करेंगे हम कि द्वितीय विश्व युद्ध जब हो रहा था तो उसमें भारत का क्या स्टैंड था, भारत के नेता क्या चाह रहे थे और ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या कह रही थी, तो उन सारी बातों को बात करेंगे। और अगस्त प्रस्ताव उसी का एक क्रम है स्टूडेंट, और उसके बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो ये सारी चीजें जो हैं आपसे मुझे क्लास में डिस्कस करनी है, तो कोशिश कीजिए क्लास में रहने की। चलिए, अब आप लोग देख रहे होंगे द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन। द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है 1932 में और यह खत्म हो जाता है 1934 में। हम देखते हैं कि जब गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से आ जाते हैं तो उन्होंने 1 जनवरी 1932 को फिर क्या कर दिया स्टूडेंट, उन्होंने फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया। और जैसे ही ये आंदोलन शुरू हुआ, 1 जनवरी को आंदोलन शुरू हुआ 1932 में, और 4 जनवरी को ही क्या हो गया स्टूडेंट, सभी जितने भी शीर्ष नेता थे, चाहे वह पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाए, महात्मा गांधी हो जाए, खान अब्दुल गफ्फार खान हो जाए, या फिर जितने भी शीर्ष के नेता थे, उन सभी को क्या कर लिया गया स्टूडेंट, गिरफ्तार कर लिया गया। और जब गिरफ्तार कर लिया गया और उसके बाद सरकार ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये ऐलान किया कि कांग्रेस जो है एक गैर कानूनी संस्थान है और उसकी सारी संपत्ति को भी उन्होंने क्या कर लिया, जब्त कर लिया। तो एक तरह से क्या हुआ है कि हमारे सारे शीर्ष के नेता चले गए। और जब नेता नहीं होता, एक चीज समझिएगा, जब भी कोई आंदोलन है और उसके नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो ज्यादातर आंदोलन क्या हो जाते हैं, हिंसक हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर उनके नेता नहीं है। ये कमी सरकार की भी थी, क्योंकि सरकार ने इस बार जो द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन है, इसमें जो उसने दमन चक्र चलाया था वह पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन से भी ज्यादा दमन चक्र चलाया था। और इसी से आपको पता चल जाएगा कि लगभग 90,000 ये कम जो है, यह कम मामला नहीं है 90,000 का। 90,000 पुरुष और महिलाओं को क्या किया गया था, जेल में बंद कर दिया गया था। जिस समय आंदोलन चरम पर था, उसी समय, जिस समय मतलब एक तो नेता हम लोग के कहाँ थे, जेल में थे, दूसरी तरफ हम क्या देख रहे हैं स्टूडेंट कि कई हजार लोगों को जेल में भरा जा चुका है। और इसी समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, उनका नाम था रैमजे मैकडोनाल्ड, उन्होंने जो है सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की, जिसे हम क्या बोलते हैं, कम्युनल अवार्ड कहते हैं। यानी कि एक कॉमनल अवार्ड की घोषणा की, जिसने इस आंदोलन की क्या कर दी, दिशा ही बदलकर रख दी। अब हम देखते हैं इसके बाद हम देखते हैं स्टूडेंट, अब हम समझेंगे कि सांप्रदायिक पंचायत और पूना समझौता आखिर क्या है। इन सब के बारे में विस्तृत तौर पे बताऊंगी। पहले आप जो स्क्रीन पे लिखा हुआ है उसे आप कोशिश कीजिए ध्यान से देखने की, ताकि आप समझ सके कि आखिर ये है क्या।
आपने देखा होगा कि सांप्रदायिक पंचायत की जो कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं वो मैंने यहाँ पर आप लोग के लिए नोट डाउन किया है ताकि आप इन सब चीजों को सही से समझ सकें। अब हम बात करते हैं सांप्रदायिक पंचायत था क्या, उन सभी चीजों के बारे में डिटेल से। रैमजे मैकडोनाल्ड ने 18 अगस्त 1932 को, ये कुछ डेट्स हैं जो आपको क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। 18 अगस्त 1932 को जो है अपने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की। जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया था कि भारत सरकार अधिनियम जो 1919 आया था उसमें क्या हुआ था, उसमें जो हमने देखा था कि मुसलमान के साथ सिखों को भी जो है पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था दी गई थी। लेकिन इस बार जो सांप्रदायिक पंचायत आया था, इन्होंने क्या किया, जो अंग्रेज थे, जो ब्रिटिश थे, रैमजे मैकडोनाल्ड थे, उनकी सोच थी कि अब जो है हिंदुओं में भी क्या दी जाए, हिंदुओं के बीच में भी फूट डाली जाए। इसीलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की। इसके द्वारा जो है अब क्या कर दिया गया, दलित वर्ग जो है उसे भी क्या कर दिया गया, पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था देने की बात की गई। तो जब ये घोषणा की गई स्टूडेंट, तो जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए लीडर थे हमारे, उन सबको पता चल गया, क्योंकि ऐसा काम उन्होंने पूर्व में भी किया हुआ था, ब्रिटिश ने पूर्व में भी किया हुआ था। जैसे कि आपने मेरे से पढ़ा होगा मार्ले मिंटो सुधार जो 1909 का था, जिसमें मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था दी गई थी। तो ये जो अंग्रेज काम कर रहे थे, एक चीज समझिए, जो अंग्रेज काम कर रहे थे उनका उद्देश्य ये नहीं था कि भारत के जो हाशिए के लोग हैं उनको बढ़ाया जाए। उनका मेन मुद्दा ये था कि भारत में जो एकता बनी हुई है, चाहे वह मुसलमान और हिंदू के बीच में हो, चाहे हिंदुओं के बीच में हो, चाहे अस्वर्ण वर्ग हो या फिर निम्न वर्ग हो, उनके बीच में हो, चाहे सिख हो, इन सभी के बीच में क्या कर दिया जाए, फूट डाला जाए, जिसकी वजह से राष्ट्रीय आंदोलन जो है वो कमजोर पड़ जाए। और इसी को ध्यान में रखते हुए इन लोगों ने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की, रैमजे मैकडोनाल्ड ने, और इसके द्वारा जो है हम देखते हैं दलित वर्गों को भी पृथक निर्वाचन क्षेत्र देने की बात की गई, जो स्पष्ट रूप से क्या था, हिंदुओं के बीच में ही एक फूट डालने की साजिश थी। हमारे शीर्ष के जितने भी राष्ट्रीय लीडर थे उस समय, राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए लीडर थे, उन्होंने इसका विरोध किया। खासकर अगर गांधी जी की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होने के बाद ही उन्हें क्या कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। और गांधी जी इस समय गिरफ्तार होकर के कहाँ गए थे, पूना की यरवदा जेल में थे। यरवदा जेल कहाँ है, पूना में स्टूडेंट, उसी जेल में थे। तो जैसे ही गांधी जी को पता चला तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो नहीं होगा, और गांधी जी ने 20 सितंबर को क्या कर दिया, अनशन यानी फास्ट करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, ये तो मैं नहीं होने दूंगा। तो उस समय जो दलितों के सबसे बड़े लीडर थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, उन पर दबाव बढ़ा कि कहीं गांधी जी की मृत्यु ना हो जाए। तो खैर उनको बहुत समझाया गया, और उनको समझाने में हम देखते हैं स्टूडेंट सबसे ज्यादा जो जिनका रोल रहा था वह था पंडित मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास टंडन, राजगोपालाचारी। इन सभी के प्रयासों से ही जो है गांधी जी और अंबेडकर जी के मध्य में जो है लगभग 5 दिन बाद, यानी कि 20 सितंबर को गांधी जी ने अनशन शुरू किया। 5 दिन के बाद यानी 26 सितंबर को इन दोनों के बीच में क्या हुआ, एक समझौता हुआ, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जिन्हें हम कहते हैं पूना समझौता। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा। एक चीज और स्टूडेंट, कभी मान लीजिए कि मन किया बीपीएससी को कि वो ट्विस्ट कर दे, आपको कंफ्यूज कर दे। अगर आपसे पूछा जाता है यरवदा समझौता क्या था, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि गांधी जी कहाँ थे, यरवदा जेल में थे पूना के। तो इसको कई बार यरवदा समझौता भी कहा जाता है। तो गांधी जी और अंबेडकर जी के मध्य में क्या हुआ, एक समझौता कराया गया। अब उस समझौते की क्या बात थी, इसे भी आप देख लीजिए। पूना समझौता 1932 में हम देखते हैं। इसका जो मसौदा है वह मसौदा किसने तैयार किया, देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसको आपको भूलना नहीं है, क्योंकि इस तरह के पॉइंट्स हमेशा आपसे पूछे जाते हैं। इसे राजगोपालाचारी ने तैयार किया था स्टूडेंट। और जब ये समझौता हो गया था किसके, गांधी जी और गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बीच में, तो हम देखते हैं कि जो कलम थी उस कलम को बदला था सी राजगोपालाचारी ने, अपने कलम को डॉक्टर अंबेडकर के कलम से बदला था। अगर ये क्वेश्चन आप देखें तो बहुत सारे पीसीएस में ये क्वेश्चन आया हुआ था कि किसने पूना पैक्ट में जो है अंबेडकर से अपने कलम को बदला था, यानी एक्सचेंज किया था। तो आप क्या बताएंगे, सी राजगोपालाचारी। और हम देखते हैं ये जो पूना पैक्ट हुआ गांधी जी और अंबेडकर जी के मध्य में, इसके द्वारा जो है जो पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था थी, जो कहा जा रहा था कि हम दलितों को देंगे, उसको स्टूडेंट क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। और विभिन्न प्रांतीय, लेकिन अगर इसे समाप्त किया जाए तो जाहिर सी बात है कुछ दी भी जाएंगी चीजें, कुछ और नए प्रावधान होंगे। तो हम देखते हैं विभिन्न प्रांतीय विधान मंडलों में इन्होंने कहा
पूना समझौता के द्वारा कि दलित वर्ग के लिए जो 71 सीट है ना, इसकी जगह पे हम इन्हें कितना देंगे, 148 सीट देंगे। तो आप देखिए लगभग दुगनी सीटों की व्यवस्था कर दी। कहाँ? केंद्रीय विभिन्न प्रांतीय विधानमंडलों में, और साथ ही केंद्रीय विधानमंडल जो है उसमें 18% सीटें जो है दलित वर्ग के लिए आरक्षित कर दी। यही था आपका क्या, पूना पैक्ट था स्टूडेंट। और इस पूना पैक्ट को जो है ये काफी महत्वपूर्ण था। ये क्या था? यह काफी महत्वपूर्ण था। तो ये आपसे पूछा जाएगा, जो भी चीजें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैंने लिखा दिया है। कोशिश कीजिएगा कि आप समझ गए हैं कि कॉमनल अवार्ड क्या था, उसके वजह से क्या हो रहा है, पूना पैक्ट हो रहा है, तो वो क्या है। तो आप इसे किसी को समझा भी सकते हैं, और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो मैंने बताए हैं उसे आपको याद रखना भी है। इसके बाद हम देखते हैं स्टूडेंट, अब आ जाइए द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन। एक तो चल ही रहा था क्योंकि गांधी जी उसी दौरान क्या, उनको जेल में बंद कर दिया गया था। हम देखते हैं कि गांधी जी ने जो है, जब वो जेल में थे, अभी रिहा नहीं हुए थे, 8 मई 1933 को गांधी जी ने अस्पृश्यता यानी कि अनटचेबिलिटी जो है, जो छुआछूत है समाज में, उसको समाप्त करने के उद्देश्य से जेल में ही शुद्धि के लिए क्या कर दिया, आंदोलन चलाया। शुद्धि के लिए आंदोलन मतलब क्या, इन्होंने कहा कि जो स्वर्ण वर्ग है उन्होंने बहुत जातियां की हैं इन लोगों के ऊपर, और हमें इसका पश्चाताप करना चाहिए। इसलिए गांधी जी ने लोगों का मन बदलने के लिए और लोगों के व्यवहार में परिवर्तन के लिए 21 दिन का उपवास रखा। लेकिन इसी दरमियान जो है गांधी जी को जेल से आज़ाद भी कर दिया गया, रिहा भी कर दिया गया। जब गांधी जी मई 1933 जब वो बाहर निकले स्टूडेंट, तो उन्होंने मई 1933 में क्या किया, इन्होंने जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था उसको 12 सप्ताह के लिए क्या कर दिया, स्थगित कर दिया। लेकिन एक आंदोलन, अगर आप सविनय अवज्ञा आंदोलन का की तुलना अगर आप असहयोग आंदोलन से करें, तो देखिए असहयोग आंदोलन जैसे एक समय से चल रहा था, उसमें कहीं भी कोई ब्रेक नहीं लग रहा था और वो चलते जाता। चौरी चौरा घटना के कारण जो है गांधी जी ने उसे वापस ले लिया। लेकिन हम सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में अगर आप देख रहे हैं और समझ पा रहे होंगे, तो ये आंदोलन शुरू हुआ, लेकिन गांधी इरविन समझौता हो गया, गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में चले गए। फिर वहां से आए, ब्रिटिश गवर्नमेंट से निराश हो गए, तब उन्होंने फिर से इसे दोबारा शुरू किया। और शुरू करने के बाद ही सारे नेताओं को क्या कर दिया गया था, सारे नेताओं को जो है जेल में डाल दिया गया था। तो इसके कारण एक तरह से दिशाहीन भी हो गया था। कोई भी आंदोलन अगर लंबे समय तक चलता है तो जो ऊर्जा शुरुआत ऊर्जा हम ही रहेगी। इस आंदोलन के साथ भी यही हुआ। तो इसके जो निराशाजनक परिणाम थे, जिस तरह से सफलता चाहिए थी उस तरह का नहीं हो पाया था, इसलिए गांधी जी ने इसे 1 अगस्त को क्या कर दिया स्टूडेंट, समाप्त कर दिया। किसे? द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन को। और अक्टूबर 1934 को जो है हम देखते हैं विट्ठल भाई पटेल और सुभाष चंद्र बोस जी ने गांधी जी को कहा कि यह राजनीतिक रूप से असफल हो चुके हैं। आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसने गांधी जी को एक राजनीतिक रूप से असफल घोषित कर दिया था सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान? तो आप क्या कहेंगे? विट्ठल भाई पटेल और सुभाष चंद्र बोस। ये एक क्वेश्चन बनता है। इस तरह से द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त हुआ। जैसा कि आपने देखा कि जब गांधी जी जेल में थे तभी ही, उससे पहले से ही, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से ही दलितों का मुद्दा गांधी जी के दिमाग में था। उनके साथ जो समाज में जाति हो रही थी, छुआछूत हो रहा था, भेदभाव हो रहा था, ये सारी चीजें उन्हें दिख रही थी। तो गांधी जी ने जब वह कहाँ थे स्टूडेंट, जब वह जेल में थे तभी उन्होंने 21 दिन का उपवास रखा था। तो उनका ध्यान जो है, हमारे राष्ट्रीय आंदोलन कई मामलों में बहुत अनोखा भी रहा है स्टूडेंट। यहाँ पे सिर्फ ब्रिटिश से लड़ने का एक उद्देश्य नहीं था, ये एक मेन उद्देश्य जरूर था, लेकिन इसके साथ ही हमें अपनी कमियों पे भी काम करना था। आप देख लीजिए, चाहे हम स्वावलंबन बनने की दिशा में चरखा हो गया, कताई बुनाई, इन सबको प्रोत्साहन दे रहे थे। कई सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोले गए, तो और महिलाओं के संदर्भ में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें की गई इस बीच में। तो इस अस्पृश्यता का जो मामला है गांधी जी के संज्ञान में आया, और हम देखते हैं गांधी जी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। इसके प्रथम अध्यक्ष थे घनश्याम दास बिरला जी, और संघ का जो मूल संविधान था, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन था, उसे किसने बनाया? गांधी जी ने स्वयं तैयार किया था। गांधी जी ने 1932 में स्टूडेंट हरिजनों के कल्याण के लिए अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना की। और हम देखते हैं इसी जो ये लीग बनी थी, इसके द्वारा ही एक पत्रिका निकाली जाती थी जो कि साप्ताहिक थी, और उसका नाम क्या था? हरिजन। ये आपको याद रहना चाहिए।
ये आपको याद रहना चाहिए कि हरिजन नामक जो पत्रिका किसने निकाली, गांधी जी ने निकाली। और कहाँ से निकल रही थी? अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग, जिसका स्थापना गांधी जी ने किया था। गांधी जी ने सिर्फ यही नहीं किया, 7 नवंबर 1933 को गांधी जी ने वर्धा से जो है हरिजन यात्रा अपनी प्रारंभ की। लगभग 10,500 मील की दूरी इन्होंने तय की। और लेकिन उस समय हमारे समाज में जो है एक बहुत स्ट्रांग उनका विरोध हुआ गांधी जी का। गांधी जी जहां भी गए उनका जो भी सम्मेलन होता था या भाषण होता था उसे कोशिश किया जाता था कि डिस्टर्ब किया जाए। इनफैक्ट जब वह पूना में गए स्टूडेंट, तो हम देखते हैं जब वह पूना में गए तो उनके बम पर जो है उनके गाड़ी पर जो है बम तक मारा गया। और यह घटना थी 25 जून 1934 को, जब पूना में गांधी जी की कार पर जो है बम फेंका गया था। इसी के साथ ही उन्हें काले झंडे दिखाए गए जहां भी वह गए। और एक चीज और याद रखिएगा, हरिजन शब्द कोई नया नहीं था भारत के लिए। हरिजन शब्द कोई नया नहीं था। इसका सबसे पहली बार जो प्रयोग है यह एक संत थे जिनका नाम था नरसिंह मेहता, उन्होंने किया। लेकिन इसे प्रचारित प्रसारित या इसे पॉपुलर बनाने का काम जो था वो गांधी जी ने किया था, जब उन्होंने हरिजन करके दलित वर्ग को संबोधित किया। इसका मतलब ये होता है हरि के जन, यानी भगवान के जो बच्चे हैं। ये एक समाज में मैसेज देना था कि अगर हम भगवान के बच्चे के साथ, मतलब हम सभी क्या है, भगवान के ही तो बच्चे हैं ना, तो हम इसके साथ भेदभाव करेंगे जबकि भगवान ऐसा नहीं सोचता है, तो ये हम गलत कर रहे हैं। या सभी क्या है, सभी हरि के जन हैं। तो एक तरह से समाज में एक पॉजिटिव मैसेज देने के लिए उन्होंने हरिजन शब्द का प्रयोग किया। आपको मैंने बताया था कि गोलमेज सम्मेलन चल रहा था। गोलमेज सम्मेलन के बारे में इसकी पृष्ठभूमि मैंने बताया था कि जब आपका 1919 का अधिनियम बना, इसी में एक व्यवस्था की गई थी कि इसकी समीक्षा के लिए या इसकी कहाँ तक ये जो है सफल घोषित हुआ है उसके लिए जो है एक कमेटी की बनाई जाएगी 10 साल के बाद। लेकिन 8 साल पहले ही एक कमेटी बना दी जाती है जिसे हम किस नाम से जानते हैं? साइमन कमीशन। साइमन कमीशन के नाम से जानते हैं स्टूडेंट। और इसी कमीशन ने जो है हमने देखा कि इसी कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर लंदन में क्या होता है स्टूडेंट? 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन होता है। कितने? 3, है ना। तो ये जो गोलमेज सम्मेलन है वो क्या है स्टूडेंट? एक मतलब एक तरह से विचार विमर्श करना है उनको। और इस गोलमेज सम्मेलन में ये कोई अलग अलग नहीं है, प्रथम द्वितीय तृतीय नहीं है, लगभग एक सम्मेलन है जिसका ये 3 अलग अलग चरणों में क्या हो रहा है? संपन्न हो रहा है। तो सब ये जो तृतीय गोलमेज सम्मेलन की अगर हम बात करें तो इसमें लगभग 46 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। सम्मेलन में भारत सरकार अधिनियम 1935 के लिए क्या करना था? एक ठोस योजना प्रस्तुत करनी थी। और यह जो तृतीय गोलमेज सम्मेलन है यह आपका 17 नवंबर से लेकर के 24 दिसंबर 1932 तक चला। सम्मेलन की जब समाप्ति हुई, जो आपको याद रखना है, एक इसमें व्हाइट पेपर आप याद रखेंगे, व्हाइट पेपर। हाँ, सम्मेलन की समाप्ति पर व्हाइट पेपर, जिसे हम क्या कहते हैं? श्वेत पत्र कहते हैं, उसका प्रकाशन किया गया। और उसी पर विचार विमर्श करने के लिए जो है लिन लिथगो की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी जो ब्रिटिश संसद में गठित की गई। इन्हें क्या देना था? इन्हें रिपोर्ट देना था। तो समिति यानी जो लिन लिथगो के नेतृत्व में समिति बनी थी उसने ही अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसके आधार पर भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है वो बना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और तेज बहादुर सप्रू के बारे में अगर हम बात करें तो जितने भी गोलमेज सम्मेलन हुए, पहला द्वितीय तृतीय, इन तीनों का पार्टिसिपेशन रहा। गांधी जी जो है मात्र दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि बन के गए थे स्टूडेंट। और ये गोलमेज सम्मेलन के आधार पर ही भारत सरकार अधिनियम 1935 बना, जो भारत में ब्रिटिश शासन का आखिरी अधिनियम था और सबसे लंबे समय तक चलने वाला अधिनियम था। आपको एक चीज और बता दूं कि भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, उसमें कई सारी धाराएं जो हैं वह भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा ही ली गई है। एक चीज और हम समझ लेते हैं, कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना यह 1934 में होता है स्टूडेंट। ये मेन क्यों हुआ था? यह इसलिए हुआ था क्योंकि कांग्रेस के जो मेंबर थे, समाजवाद क्या है? समाजवाद बात करता है स्टूडेंट इक्वालिटी की। इक्वालिटी यानी कि समानता की बात करता है, जो समानता के सिद्धांतों में यकीन रखता है कि सभी को उनका हक मिलना चाहिए, सभी को बराबरी से देखा जाना चाहिए। तो हम देखते हैं
इस विचारधारा के कई लोग होते हैं, आप भी होंगे, मैं भी होंगी, और कई लोग थे। उसी तरह कांग्रेस में भी जो है इस तरह के कई लोग थे स्टूडेंट। और यहाँ पर हम देखते हैं कि कांग्रेस में समाजवादी विचारधाराओं के प्रभाव के कारण ही क्या होता है कि कांग्रेस के अंदर ही कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन होता है स्टूडेंट 1934 में। इनके बढ़ते प्रभाव के कारण ही होता है। और इसमें जो है जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन और हम देखते हैं ये सभी लोग जो हैं इसमें आचार्य नरेंद्र देव, उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका भी रहती है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट, इसका पहला सम्मेलन 1940 में होता है, पटना में होता है, और कांग्रेस कार्य समिति की बैठक के साथ ही जो है यह सम्मेलन संपन्न होता है। जैसा कि मैंने बताया कि भारत सरकार अधिनियम के बारे में कि यह ब्रिटिश गवर्नमेंट का भारत में लागू किया जाने वाला आखिरी अधिनियम था और सबसे अधिक समय तक यह भारत में जो है इसके द्वारा शासन चलाया गया। इसमें व्यवस्था क्या थी ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो देख लीजिए कि इसमें एक प्रावधान था कि भारत क्या होगा, एक संघ होगा। इस संघ में कौन कौन होंगे, ब्रिटिश भारत के प्रांत होंगे और जो देशी रियासत हैं अगर वह चाहें भारत संघ में आने के लिए तो वो आ सकते हैं, अगर नहीं चाहे तो वो इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि एक हम संघ बनाते हैं जिसमें ब्रिटिश प्रांत तो रहेंगे, साथ ही देशी रियासत जो है जो चाहेंगे अगर आना तो वो भी आ सकते हैं। अगर हम बात करें उस समय ब्रिटिश प्रांतों की संख्या कितनी थी, तो उस समय कितनी थी, 11 थी स्टूडेंट। ब्रिटिश प्रांतों की संख्या इस समय तक 11 थी। और ये कौन कौन थे जैसा आप ये भी देख लीजिए। इस समय था मद्रास, बम्बई, बंगाल, पंजाब, बिहार, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, सिंध, ये सारे जो थे ये सभी 11 प्रांतों में आते थे। और हम देखते हैं 1935 के अधिनियम के द्वारा प्रांतों में जो है द्वैध शासन जो है, प्रांतों में द्वैध शासन को लागू किया गया। उन्नीस के अधिनियम में क्या था, 1919 के अधिनियम में ये हुआ था कि जितने भी प्रांत हैं उनमें द्वैध शासन लागू था। उसी को 1935 के अधिनियम में क्या कर दिया गया, 1935 के अधिनियम में इसको अब केंद्र में भी लागू कर दिया गया। 1935 का अधिनियम कई मामलों में अलग था। क्यों इसलिए था क्योंकि यह ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित अब तक के अधिनियम में सबसे बड़ा था और इसमें 321 धाराएं और 19 परिशिष्ट शामिल थे। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है आपका जो मैंने आपको बता दिया। अब देखिए इसके बाद भी क्या होगा, इसके बाद भी तो चीजें चलेंगी। हम देखते हैं कि प्रांतीय चुनाव होते हैं और मंत्रिमंडल का गठन होता है। क्योंकि भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा भारतीयों को प्रांतीय शासन का प्रबंध करने का अधिकार दे दिया गया था। इसीलिए जो है जो उनको प्रांतों में क्या दिया गया था, प्रांतीय शासन का प्रबंध का अधिकार दिया गया था। तो 1936 में जो है कांग्रेस के 1936 में फैजपुर का एक अधिवेशन होता है जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, और इसमें कांग्रेस के सभी जो घटक थे वह सभी एग्री हो जाते हैं कि ठीक है हम लोग क्या करेंगे, प्रांतीय चुनावों में हिस्सा लेंगे। और इन चुनाव में जो कांग्रेस थी उसका चुनाव चिन्ह क्या था, पीला बक्सा, ये याद रखेंगे। ठीक है, जनवरी फरवरी 1937 में प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव होते हैं और इसमें हम देखते हैं कांग्रेस ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया और करते हुए उसने जो है 5 प्रांतों में जो है बहुमत प्राप्त किया। ये 5 प्रांत कौन कौन से थे, आपका मद्रास था, संयुक्त प्रांत था, मध्य प्रांत, बिहार और उड़ीसा जो था स्टूडेंट, यहाँ पर इसको बहुमत मिलता है। इसके अलावा कांग्रेस को मुंबई, असम और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में भी यह सबसे बड़े दल के रूप में क्या होती है, उभर कर आती है। लेकिन हम देखते हैं कि कहाँ पे कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहता है, यह था बंगाल, पंजाब और सिंध। इन 3 जगहों पर कांग्रेस जो है बहुमत से क्या हो जाती है, वंचित हो जाती है। तो 37 के में जो चुनाव हुए स्टूडेंट, उस चुनाव के बाद कांग्रेस ने मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, मुंबई, बिहार और उड़ीसा कुल 6 प्रांतों में अपनी सरकारों का गठन किया। उसके बाद आगे चलकर पश्चिमोत्तर प्रांत में भी और असम में भी कांग्रेस ने अपनी सरकार का गठन किया। इस तरह हम देखते हैं कांग्रेस की कुल कितनी जगह सरकार बनी, 8 प्रांतों में जो है कांग्रेस की सरकार बनी। जैसा कि मैंने बताया था बंगाल, पंजाब में इनको बहुमत नहीं मिल पाया था,
तो हमने देखा कि कांग्रेस ने पंजाब और बंगाल में बहुमत नहीं पाई थी, तो इसी कारण जो है बंगाल में मुस्लिम लीग ने कृषक प्रजा पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाई, तो वहीं पंजाब में मुस्लिम लीग ने यूनियनिस्ट पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाई। तो ये था आपका प्रांतीय चुनाव जो 1937 में हुए, उसके क्या परिणाम निकले और कांग्रेस ने कहां कहां सरकार बनाई, ये सारी चीजें आपको याद रहनी चाहिए स्टूडेंट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पर, आइए आप, जो हमारा टॉपिक है। एक तो हमने देखा है कि कांग्रेस जो मंत्रिमंडल है वो कई प्रांतों में गठित हुआ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसी दौरान 3 सितंबर 1939 को क्या होता है, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। जैसे द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाता है, जर्मनी ने जो है पोलैंड पर आक्रमण किया, उसके जवाब में जो है ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी पर आक्रमण कर दिया, तो द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। और इसके बाद हम देखते हैं कि भारत में द्वितीय विश्व युद्ध ने किस तरह से भारत के नेशनल मूवमेंट को अफेक्टेड किया। देखिए, भारत भी कोई दुनिया से अलग तो नहीं है, इसी का एक हिस्सा है। और खास बात यह है कि भारत जिसका उपनिवेश है यानी कि ब्रिटेन का, तो वहीं पर क्या है, वही जो है युद्ध में इन्वॉल्व है, तो जाहिर सी बात है कि भारत भी उससे अफेक्टेड होगा। तो एक दिक्कत ये हुई थी कि उस समय के जो वायसराय थे, इनका नाम था लिनलिथगो था इस समय भारत के जो वायसराय थे। इन्होंने, आपको मालूम होना चाहिए कि इंडियन नेशनल कांग्रेस एक सबसे बड़ी संस्था है, भारत की पॉलिटिकल पार्टी है, जो कि भारत के भारत की जनता की प्रतिनिधि है ना। लेकिन इन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध जब शुरू हुआ, जो वायसराय थे, उन्होंने कांग्रेस से या यहाँ के जो टॉप लीडर्स थे उनसे कोई राय मशवरा नहीं किया, और उसने जो है भारत को भी कह दिया कि भारत भी ब्रिटेन की ओर से युद्ध में शामिल है। जैसे उन्होंने इस बात को डिक्लेयर किया, उसी तरह जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए नेता थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, वो सभी बहुत नाराज होते हैं। और उसके बाद जो है उन्होंने कहा, जो कांग्रेस मंत्रिमंडल थी वह बहुत खफा हो गए। उन्होंने कहा कि नहीं, ये तरीका तो सही नहीं है ना कि आप अपने हिसाब से हमें ये जो द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा है उसमें ले लीजिए। तो वायसराय से भारतीयों के सामने युद्ध के बाद उन्होंने अपनी कुछ डिमांड रखी। उन्होंने कहा कि एक काम कीजिए, अगर आप हमारा सपोर्ट ले रहे हैं तो आप हमें युद्ध के बाद क्या दीजिए, स्वराज दीजिए, यानी हमें फ्रीडम जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट कह रही थी कि हम आपको स्वराज दे देंगे, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, हमें तो पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। तो ऐसा था कि कुछ इनकी बात बनी नहीं। इसी के कारण जो है कांग्रेस कार्य समिति ने जो है सरकार की ओर से, ब्रिटिश सरकार की ओर से युद्ध के उद्देश्यों को स्पष्ट नहीं करने के कारण जो है, और उनकी मांगों की ओर ध्यान नहीं देने के कारण उन्होंने क्या किया, जो मंत्रिमंडल जहां भी 8 स्टेट में बने थे वहां से उन्होंने त्याग पत्र दे दिया स्टूडेंट। और यह जो है कांग्रेस कार्य समिति के निर्णय के बाद आया। 15 नवंबर 1939 को जितनी भी प्रांतों में कांग्रेस की सरकार थी उन लोगों ने अपना क्या कर दिया, अपना जो है इस्तीफा सरकार को सौंप दिया। जैसे ही उन्होंने ये काम किया, इसके बाद हम देखते हैं जो मुस्लिम लीग थी वह बहुत खुश हो गई। उसने कहा कि चलिए अच्छा है, और उसने जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ मिलकर 22 दिसंबर 1939 को क्या बनाया, मुक्ति दिवस मनाया। आपसे पूछता है कि मुक्ति दिवस किसने मनाया, तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ मुस्लिम लीग ने मिलकर बनाया था। कब, जब कांग्रेस, प्रांतीय कांग्रेस जहां जहां थी, जहां सरकार चला रही थी, उन्होंने जब अपना त्यागपत्र दे दिया द्वितीय विश्व युद्ध में इंडिया को शामिल करने के विरोध में, और सरकार के उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से मतलब उल्लेख ना कर पाने के उद्देश्य में के कारण कि सरकार हमें अगर हम आपको सपोर्ट दे रहे हैं तो क्या आप हमें युद्ध के बाद फ्रीडम दीजिएगा, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा तो कुछ होगा नहीं। यही कारण है कि कांग्रेस जो है उसने मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया। द्वितीय विश्व युद्ध और राष्ट्रीय आंदोलन में हम देखते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध आपका कब प्रारंभ होता है, 3 सितंबर 1939 को जो है द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होता है स्टूडेंट। और इस समय कांग्रेस के अंदर भी जो राष्ट्रीय लीडर थे उनके अंदर भी 2 तरह की धाराएं थी। एक तो सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में थे, जो वो मान रहे थे कि सरकार को जो है इस समय जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, यह जो है सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि युद्ध में सहयोग नहीं देना चाहिए। इसका विरोध किया इन्होंने कि नहीं, हमें नहीं देना चाहिए क्योंकि बहुत अच्छा समय आया है, क्योंकि ब्रिटेन पर संकट आया है, तो अगर हम सहयोग नहीं देंगे तो हम क्या हो जाएंगे, जल्दी आज़ाद हो जाएंगे। लेकिन गांधी जी और नेहरू जी जैसे नेता थे, उनका मानना था कि नहीं, किसी की विपत्ति के समय जो है हमें उसके जो एवज में जो है फ्रीडम नहीं चाहिए, क्योंकि ये अहिंसा का रास्ता नहीं है। ब्रिटेन की बर्बादी की कीमत पर हमको स्वतंत्रता नहीं चाहिए। तो हम देखते हैं 22 जून 1941 को जर्मनी द्वारा सोवियत रूस पर आक्रमण कर देने के बाद जो है एक और धरा था साम्यवादियों का।
तो जैसे ही जर्मनी ने सोवियत संघ पर आक्रमण किया तो जो साम्यवादी थे, जो सरकार का सहयोग नहीं करने के पक्ष में थे, वो सरकार के साथ हो गए, क्योंकि उनको डर हुआ कि कहीं ना कहीं ये हमारे ऊपर भी आक्रमण हो सकता है। तो ये स्टैंड था पॉलिटिकल पार्टीज का और हमारे कुछ टॉप लीडर्स जो थे उनका सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान। इसी दौरान हम देखते हैं कि बिहार के रामगढ़ में 1940 को एक अधिवेशन होता है, वार्षिक अधिवेशन था कांग्रेस का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो है आपका वार्षिक अधिवेशन था स्टूडेंट। और इसमें जो है एक प्रस्ताव पारित किया गया और सरकार से कहा गया कि ये हमारी कुछ चंद मांगे हैं, इसकी ओर ध्यान दीजिए, अगर नहीं दीजिएगा तो फिर हम लोग देखेंगे। तो इन्होंने मामला क्या रखा था, क्या मांगे रखी थी? इन्होंने कहा कि केंद्र में एक अंतरिम राष्ट्रीय सरकार आप बनाइए और जैसे आप बनाइएगा तभी हम आपका द्वितीय विश्व युद्ध में सहयोग करें। और इन्होंने कहा कि अगर आपको हमारा सपोर्ट चाहिए तो आप एक क्या करें, केंद्र में अंतरिम राष्ट्रीय सरकार को गठित कीजिए। लेकिन उस समय के जो वायसराय थे लिनलुथगो ने इस बात पर तो उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन उन्होंने कई विकल्प प्रस्तुत किए जो पुराने थे। उन्होंने कहा कि देखिए, अगर आप हमारा युद्ध में साथ दीजिएगा तो हम आपको क्या बना देंगे, डोमिनियन स्टेट बना देंगे, एक प्रतिनिधि मूलक संविधान निर्मात्री संस्था का निर्माण करेंगे और साथ ही हम क्या करेंगे स्टूडेंट, साथ ही जो है हम जो कार्यकारिणी है, ब्रिटिश कार्यकारिणी है वायसराय की, उसमें जो है भारतीयों की संख्या में वृद्धि कर देंगे और एक युद्ध सलाहकार का गठन करेंगे। तो ये सारी मांगी जो थी, अगर आप देखें, मैंने आपको बताया था कि पहले तो हमारा क्या था, स्वराज का डिमांड कर रहे थे, लेकिन उसके बाद क्या होता है, पूर्ण स्वतंत्रता की मांग हमारे लीडर्स करते हैं। यहाँ कहाँ से शुरू हुआ, यह कराची अधिवेशन से शुरू हुआ स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था। क्यों हुआ था, क्योंकि डोमिनियन स्टेट तो बहुत पहले से हम मांगते आ रहे थे, सरकार ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब कांग्रेस ने अपनी स्ट्रैटेजी में चेंज ला दिया और उसके 10 साल बाद ये क्या करेंगे, ठीक है हम आपको डोमिनियन स्टेट देंगे, तो कांग्रेस ने कहा कि ऐसा है, हम अब डोमिनियन स्टेट यानी कि जो आप होम रूल दे रहे हैं, अब हम उस पर अग्री नहीं है, हमें क्या चाहिए, हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। और जवाहरलाल नेहरू ने इसी पर कहा था कि आप जो कह रहे हैं वह क्या है, एक दरवाजे में जो कील ऐसी ठोक रहे हैं जो कि क्या है, जंग लगी हुई, यानी कि पुरानी बात आप दोहरा रहे हैं। इसी के बारे में कहा था। यह अगस्त प्रस्ताव था जिसमें डोमिनियन स्टेट की बात कही गई थी देने की, और लोगों की संख्या जो है, भारतीयों की संख्या वायसराय की कार्यकारिणी में बढ़ा देने की बात कही गई थी। ये सारी चीजें थी स्टूडेंट। फिर व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू होता है। यह क्या होता है, जैसे कि अगस्त प्रस्ताव में आपने देखा कि वही पुरानी चीजें जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट दोहरा रही है, तो इसे कांग्रेस ने पूरी तरीके से अस्वीकार कर दिया और गांधी जी के नेतृत्व में जो है हम देखते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह का जो है शुरुआत किया गया। यह सत्याग्रह क्यों शुरुआत किया गया था, इसे शुरू करने का कारण यह था स्टूडेंट कि वह चाहते थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को बताया जाए कि आपकी जो नीति है भारत में, उसके प्रति जो है यह विरोध है, आप जिस तरह की नीति का पालन कर रहे हैं भारत में वह नैतिक नहीं है। तो उन्होंने भारत नीति के प्रति नैतिक विरोध के प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति के रूप में क्या किया, व्यक्तिगत सत्याग्रह को 1940 को आरंभ किया गया। यह आरंभ हुआ 17 अक्टूबर 1940 को और प्रथम सत्याग्राही के रूप में गांधी जी ने विनोबा भावे को चुना और दूसरे सत्याग्राही के रूप में जवाहरलाल नेहरू को। अगर आप देखें बीपीएससी में तो इस तरह के क्वेश्चन आपके भरे हुए हैं, तो ये सब चीजें तो आपको मिस्टेक करनी नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हैं जो बहुत हाईलाइटेड है ना। और हम देखते हैं कि गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह को जो है 2 चरणों में चलाया स्टूडेंट, और दूसरा चरण इसका 5 जनवरी 1941 को जो है शुरू हुआ। इस सत्याग्रह के दौरान भी कई लोगों को जेल में डाल दिया गया, जिस लगभग 25,000 सत्याग्रही जेल गए और कई वरिष्ठ नेताओं को क्या कर दिया गया, जेल में बंद कर दिया गया। और इसमें कई सारे नेताओं ने जो है बहुत सारी चीजें हुई इस समय भी। तो यह था व्यक्तिगत सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह का मतलब होता है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान इंडियन नेशनल कांग्रेस ने मंत्रिमंडल से त्याग पत्र दे दिया और वो सोच रहे थे कि हमें, अगर हम आपका सपोर्ट करते हैं तो आप हमें क्या करेंगे, हमें पूर्ण स्वराज का वादा करेंगे, मगर ऐसा कुछ किया नहीं अगस्त प्रस्ताव ने। उसी के खिलाफ में व्यक्तिगत सत्याग्रह का शुरुआत होता है। तो आज की क्लास आपकी यहीं तक। कोशिश कीजिए कि क्लास में बने रहें, और क्लास अगर पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, साथ ही क्या करें, अपनों के बीच में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट, है ना, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये सारी क्लासेस आपकी क्या है, बिल्कुल फ्री दी जा रही हैं। तो हम भी तो मोटिवेट होंगे ना। तो आप क्या करें कि इसे जो है
उनकी फ्री थोड़ा साफ लिख दिया जाए ताकि आप लोग को भी ध्यान रहे। तो इसे क्या करें स्टूडेंट, इस क्लास को प्रमोट करें आप लोग भी अपने स्तर से, और क्लास से जुड़िए, कोशिश कीजिए जुड़े रहने की, ताकि हम लोग आगे जा करके जो है अगर आप लोग अच्छा परफॉर्म कर दे तो फिर हम लोग क्या करेंगे, मेंस की क्लास भी शुरू करेंगे। तो मुझे दीजिए इजाज़त। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट आप लोग के लिए वो है अनाउंसमेंट है। ये अनाउंसमेंट जो है स्टूडेंट, वह अनाउंसमेंट यह है कि आपका मैं टेस्ट सोच रही हूँ लेने का। जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं वो क्या करें, वह जो है कमेंट जो है अपना ड्रॉप करें, फिर हम लोग जो है किसी एक समय पर जो है आपका टेस्ट लगवाना शुरू करेंगे। मॉडर्न इंडिया के संदर्भ में जितनी भी चीज़ें हो चुकी हैं, अब हम मॉडर्न इंडिया आपकी 1-2 क्लास लेक्चर में जो है ये ख़त्म हो जाएगा, तो कोशिश कीजिए जुड़े रहने का। तो मुझे दीजिए इजाज़त, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखिए और बिना परेशान हुए क्या करें, अपनी तैयारी करें। और मैं यहाँ पर हूँ ही, अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ और अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।